राइट। तो टॉपिक है अब हम नॉन सिवर्ड एरिया हमने सारा कर लिया। अब आएगा सिवर्ड एरिया में। सिवर्ड एरिया में नेचुरली सीवरेज डला होगा, और जो सीवरेज होएगा उसका जो सिस्टम है दैट इज वाटर कैरेज सिस्टम। तो आपको क्या लगता है क्या होता होगा उसमें? इधर से फ्लश चलाई हमने, पानी के साथ वो सारा का सारा फ्लो करके चला गया, और पाइपों के थ्रू एक एरिया होगा जहां पर जाके वो सारा कलेक्ट हो जाए। अब सोच के देखो, सीवेज में तो कितना कुछ चला जाता है, नहीं? उसमें तो कितना कुछ चला जाएगा। सपोज ग्लास जा रहा है, बोन जा रही हैं, चीजें जा रही हैं, क्योंकि जो सड़क वाली ट्रेन है वो भी तो ओपन होती है, तो वो भी सीवेज में जा रहा है। यहाँ का तो कोई सिस्टम नहीं। तो अगर हमने सीवेज को प्यूरिफाई करना है, अगर उसको प्यूरिफाई करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? उसमें से वो सब निकालना पड़ेगा जो प्यूट्रिफिकेशन, जो जो फॉर एग्जांपल डिकम्पोज नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग इट? समझ पा रहे हो? हाँ जी। हाँ जी सर। सपोज सपोज अगर उसमें ग्लास चला गया, उसमें एल्यूमिनियम का कैन चला गया, उसमें थोड़ी ना डिकम्पोज होना, वो तो उल्टा सिस्टम को चोक कर देगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वो हर चीज, ऐसी वो जो चीज है वो हमने रोकनी है। कैसे रोक सकते हैं सोचो। इमेजिन करो, अगर आपने रोकनी हो, कैसे रोकोगे? जो ओपनिंग्स हैं उनके वहां पे कोई जाली वगैरह लगा देंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। हम क्या करेंगे, अब जाली तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाएगी। तो कभी कभी मूवीज में देखा है, जो बड़े बड़े सीवेज होते हैं उसमें आयरन की रॉड्स लगी होती है। अमिताभ बच्चन की कोई मूवी देख लो, या किसी की जो जो सीवेज में सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो रॉड्स लगी होती हैं। तो वो रॉड्स क्या करती है, लकड़ी की वुड लॉग अगर जा रही है तो वो वहां रुक जाएगी, अगर कोई बोन ट्रेवल कर रही है रुक जाएगी, अगर कोई बॉटल ट्रेवल कर रही है वो रुक जाएगी। तो वहां पर वो सारी चीजें रुकती जाएंगी, और सीवेज आगे निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी कोई चीज जो बीच में रोक कर किसी चीज को रोक लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमने पहले भी बैरियर। किया था। नो, हमने पहले भी किया था, याद करो। स्क्रीनिंग। स्क्रीन बोलते हैं ना जो चायकोनी होती है, हाँ स्क्रीनर जी। स्क्रीनर, है ना? तो पहले हम स्क्रीनिंग कर लें। स्क्रीनिंग यही होती है ना, कहते हैं स्क्रीनिंग कर लो पहले, कि जो आने वाले हैं उनको इधर कर लो, जो नहीं लगता आपको वो उधर कर दो। तो हमने स्क्रीन कर लिया सबसे पहले। अब उसके बाद क्या किया, सोच के देखो। अब उसके अंदर सीवेज का पानी जा रहा है, बट क्या वो मिट्टी रोक लेगा? जो नहीं। स्क्रीन है, मिट्टी तो नहीं रोक पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी छोटी जो छोटे छोटे पत्थर है वो तो नहीं रोक पाएगा, ग्रेवल तो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर उसके लिए करेंगे फिर तो वो चौक ही हो जाएगा सीवेज, है ना? तो वो नहीं कर सकते। फिर हम क्या करें कि ये सब कुछ रुक जाए? सोच के देखो क्या कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ पहले भी कर चुके हैं। हमने वाटर स्लो सैंड फिल्टर में क्या किया था, हमने स्टोर कर लिया था। जब स्टोर कर लिया तो क्या हो गया था? सेडिमेंटेशन हुआ था, याद है ना? हाँ जी सर। सो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम स्लो तो नहीं कर सकते थे, तो सीवेज ब्लॉक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले प्रोसेस में सीवेज की मूवमेंट इतनी स्लो कर देंगे, उसकी मूवमेंट इतनी स्लो कर देंगे। सपोज एक बेल्ट है जो बहुत स्लो चल रही है और उसके ऊपर सीवेज चल रहा है, तो जाते 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 आगे जितनी भी डस्ट, मिट्टी, रेता, जो सब कुछ होएगा वो सेटल होना शुरू हो जाएगा नीचे को, जमीन को। वो सेटल हो जाएगा, और सीवेज आगे निकलता जाएगा, और स्लोली 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 जो कलेक्ट होगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे। सो ऐसे करते करते हम उसको आगे ले जाएंगे। क्लियर है? फिर आगे के डिकम्पोजिशन प्रोसेस देखो क्या है। The water carrier system में क्या है, collecting and transporting the human excreta and waste water from the residential, commercial and industrial area by the network of underground pipes known as sewer to the ultimate point of disposal। अल्टीमेट पॉइंट ऑफ डिस्पोजल पर जाएगा। वो कहते हैं टू टाइप्स होते हैं। कंबाइंड सीवेज सिस्टम इन विच कैरी बोथ सीवेज एंड सरफेस वाटर। कंबाइंड,
जिसमें सरफेस वाटर भी जाएगा और सीवेज भी जाएगा, सब कुछ एक में मिक्स हो जाएगा। एंड सेपरेट सीवेज सिस्टम, वैसे क्या होना चाहिए, सेपरेट सीवेज सिस्टम, क्योंकि जब सरफेस वाटर भी ऐड हो जाएगा तो वो क्या बल्क बढ़ा देगा सीवेज का। फर्स्ट सीवेज सिस्टम इज लेड इन कैलकाटा इन 1867, अंग्रेजों ने डाला था। कहते कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट, हाउस होल्ड सैनिटरी फिटिंग्स, प्लम्बिंग सिस्टम जो घर में लगेगा सबसे पहले तो एक एंड पर। वाटर क्लोजेट्स, वो इंडियन स्क्वाटिंग टाइप हो सकती है और वेस्टर्न कमोड टाइप हो सकती है। यूरिनल्स, वाटर बेसन्स, राइट। हाउस सीवर, तो हाउस में पहले सीवर डलेगा, जो वो पाइप होगी वो 4 इंच की होगी। उसके बाद घर के सभी बाथरूम से 4 4 इंच की पाइप एक जगह पर जाएगी, और वहां पर उसको हम एक छोटा सा गटर टाइप बना लेते हैं, होती भी बोल देते हैं उसको, गटर भी बोल देते हैं। वहां से एक पाइप वो बाहर जाएगी, वो पाइप 6 इंच की होगी, 4 से ज्यादा होगी। बाहर जाके फिर एक गटर बना होगा, और वहां से फिर एक पाइप बाहर जाएगी जो मेन सीवेज को अटैच करे। सो हाउस सीवर की पाइप 4 इंच की होगी, और देन इट विल गो इनटू द स्ट्रीट सीवर और ट्रंक सीवर। और उसमें क्या है, जो ग्लिच है, फॉर एग्जांपल जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 8 से 10 फीट का। 10 फीट के बाद, फॉर एग्जांपल 10 फीट का गैप होना चाहिए जो स्ट्रीट से ट्रंक सीवर के बीच में, फॉर एग्जांपल जो घर से बाहर जाना है। क्योंकि ज्यादा लंबा करोगे तो अगर इसको में प्रॉब्लम आई तो सारा कुछ उखाड़ना पड़ेगा फर्श। तो जितना कम होएगा आप उसको ओपन कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप अपने घरों में भी देखोगे, जगह जगह होदियां बनी होती हैं, छोटे छोटे गटर्स बने होते हैं। वो इसीलिए होता है कि हम उसको ओपन करके क्लीन कर सके अगर कोई ब्लॉकेज हो। वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि द सीवर मेन होल्स एंड ट्रैप्स एटसेट्रा विद इन 100 मीटर इन स्ट्रेट रन। तो आप कभी भी देखना सड़क पे जो सीवेज होता है तो वहां पर आपको मेन होल दिखते हैं, मैन होल दिखते हैं कि नहीं दिखते, जो बारिश में कई बार खुले रह जाते हैं और सीधा बंदा बीच में, दिखते हैं। तो हाँ जी उस सर। हाँ तो जी उस सर। तो उस जो मैनहोल है वो ऐसे नहीं होता कि एक गली से स्टार्ट हुआ तो एंड तक पाइप डाल दो। 100 मीटर में एक मैनहोल होना चाहिए, तो ही वो उसको मैनेज कर पाओगे, तो ही उसको क्लीन कर पाओगे। इसीलिए आपको हर 100 मीटर पर एक मैनहोल दिखेगा। ये इसका सिस्टम है। देन उसके बाद सर आपकी सीवेज। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर होगी, एक, नहीं सर। अब बोल रहे हो। पहले तो हमें लगा कि हम नॉर्मल वैसे ही बात कर रहे हैं। ओके, हाँ भूल गया था। देखो, होगी सर। ठीक है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स: हाउस होल्ड सैनिटरी फिटिंग, वाटर क्लोजेट, इंडियन स्कॉटिक टाइप, वेस्टर्न कमोड टाइप, यूरिनल, वॉश बेसन, हाउस सीवर 4 इंच का, स्ट्रीट सीवर और ट्रंक सीवर 8 से 10 फुट का होना चाहिए। सीवर की जो मेन होल एंड ट्रैप्स है वो विद इन 100 मीटर स्ट्रेट रन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीवेज किसको बोलते हैं, किस चीज को, द वेस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी कंटेनिंग सॉलिड एंड द लिक्विड एक्सक्रीटा ड्राइव फ्रॉम द हाउसेस। फिर उसके बाद यार्ड वॉशिंग, जो यार्ड्स हैं उनकी वॉशिंग, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, वह सबसे जो जाएगा वो उसको हम वो वहीं जाएगा, उसको सीवेज बोले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला द सलेज। अब ये शॉर्ट फॉर्म में जो आपके आने नहीं है दूसरे वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आ सकता है। कहते हैं कि व्हाट इज सलेज, सीवेज और सलेज में क्या फर्क है। कहते हैं इसमें क्या है कि इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होगा, बाकी सब कुछ होएगा, वेस्ट वाटर होएगा। विच लिखा हुआ है मैंने चुड़ैल वाला, पर ये विच है दूसरा, विच डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये ह्यूमन एक्सक्रीटा इसमें नहीं होगा। वो कहते हैं अमाउंट ऑफ सीमेज किस पे डिपेंड करेगा, कहते हैं हैबिट ऑफ पीपल, टाइम ऑफ डे, एंड ऑल्सो सेम टाइम इन द डिफरेंट सीजन। सो फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम सीवेज का फ्लो ज्यादा होएगा, रात के टाइम, शाम के टाइम ज्यादा होएगा, फिर आफ्टरनून में हो सकता है। तो जो जो वर्किंग आवर्स है उसमें सीवेज का फ्लो कम हो जाएगा। तो इसी चीज को वो बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो।
सो छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर की, व्हाट इज ड्राई वेदर फ्लो? ड्राई वेदर फ्लो, अब वो क्या मतलब है? कहता था एवरेज अमाउंट ऑफ द सीवेज विच फ्लो थ्रू द सीवेज सिस्टम इन 24 आवर्स। सीवेज सिस्टम में 24 घंटे में कितना सीवेज पास हुआ उसको बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो। और ये कम हो ज्यादा होता रहेगा सीजन के अकॉर्डिंग। इसके हेल्थ एस्पेक्ट क्या है? अगर ये नहीं डालेंगे हम तो न्यूसेंस क्रिएट होएगी, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज बनेंगे, पोल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर होएगा, कंटेमिनेशन ऑफ फूड होएगा, और डिजीजेस बढ़ती नहीं। कौन सी डिजीजेस? मोस्टली इंटेरिक, पेट की, राइट, और पैरासिटिकल इन्फेक्शन वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ सीवर, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन में 99.9% पानी ही है सीवेज, राइट। इसीलिए कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड एंड बाकी वो सीवेज को क्लीन करके उसका जो पानी है उसको फिर दोबारा से क्लीन करके जो उनके वाटर सोर्स है उसमें डाल देते, राइट। वो उसको भी वेस्ट नहीं करते। तो कहते हैं 99.9% पानी ही है उसमें, द सॉलिड्स आर ओनली 0.1% which contain both organic and partly inorganic, and they are partly suspended and partly in solution। partly suspended है, partly solution। मगर वो कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 ग्राम ऑफ फीसिस, जो 1 ग्राम ऑफ फीसिस है, मे कंटेन 1000 मिलियन इकोलाई। यहां पर प्रॉब्लम, और मैंने क्या बोला था, इकोलाई की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा टीडियस होती है हैंडल करनी, ये बार बार होती रहती है। और मैंने आपको बताया था उस कंडीशन में आपने क्या क्या करना है। सो 1000 मिलियन इकोलाई, 10 to 100 मिलियन ऑफ इकल स्ट्रेप्टोकोकाई, राइट, और 1 to 10 मिलियन स्पोर्स ऑफ, अभी ये नहीं बोला जाएगा मेरे से, इसको पढ़ लेना, राइट। सो इकोलाई, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, और जिसके जो स्पोर्स हैं ये इतने ज्यादा सिर्फ 1 ग्राम में होंगे। एम क्या है? एम ऑफ द सीवेज प्यूरिफिकेशन, द रॉ सीवेज कैन नॉट बी डिस्पोज इन द सी। हम ये तो है नहीं सीवेज हम सीधा समुद्र में डाल दें, क्यों नहीं डाल सकते हम? है बच्चों? सर उसमें ये सारे जो हमने ये बैक्टीरिया वगैरह पड़े हैं वो चले जाएंगे फिर? वो चले जाएंगे। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस की, जब मैंने कहा था कि मिल्क भी नहीं डालना चाहिए। तो सर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वाटर की सारी? हाँ हाँ, राइट। तो उसको, उस सीवेज को, फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जिस मात्रा में उसमें वो है तो वो ऑक्सीजन ले लेगा बहुत ज्यादा, राइट। तो इसको अगर हमने मैयर करना हो तो उसका नाम क्या रखेंगे, सोच के देखो। कि फॉर एग्जाम्पल हमने अगर सीवेज को मैयर करना है कि ये कितनी ऑक्सीजन ले देता है, ले जाता है, क्योंकि अगर हम कहें कि ये सीवेज वीक है या सीवेज स्ट्रांग है, हम ये टर्म यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ये सीवेज वीक है या सीवेज स्ट्रांग है? वो किससे होएगा? वो इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा सीवेज कितनी ऑक्सीजन ले जाएगा। तो नेचुरली हम इसका एक नाम रखेंगे। क्या नाम रखना चाहिए अगर आप रखो तो? इंदिरा, बोलो बच्चों बोलो, बोलो। इतना सोचने वाली बात क्या है? एक अक्षर क्या होएगा ऋषिका? यस एक सर। एक अक्षर, इसका अगर नाम रखना हो हमने तो क्या नाम रखेंगे, सोच के देखो। ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है ना? ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन वर्ड तो होगा इसमें, हाँ जी। ठीक है। दूसरा वर्ड तो हम चाहते क्या है? हम देखना चाहते हैं कि उसमें से वो कितनी ऑक्सीजन ले जाएगा, मतलब उसकी डिमांड क्या है, तो डिमांड वर्ड होएगा साथ में। सो ऑक्सीजन डिमांड, एक वर्ड और लगा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है, सीवेज में क्या है? बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज, और बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोब्स।
माइक्रोब्स बोलते हैं, पर नॉर्मली हम कॉमन वर्ड क्या यूज बोल देते हैं लाइफ के लिए? बायो। बायोलॉजिकल। राइट, हम बायो बोलते हैं ना। तो इसीलिए जो इसका नाम रखा होगा, तो देखो क्या रखा होगा, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि साथ में केमिकल है। याद रहेगा? हाँ इसको जी। बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। सो कहते हैं द रॉ सीवेज कैनॉट बी डिस्पोज इनटू द सी और द रिवर एज इट कंटेन्स एरोबिक बैक्टीरिया। दे कंज्यूम मच ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, लीड टू द डेंजर टू द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जैसे सुबह सुबह रामदेव के भक्त ऑक्सीजन खींच लेते हैं, वैसे ही जब इसको हम डाल देंगे उसमें, ये उसकी सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेगा। और तो वो प्लांट्स जो फॉर एग्जांपल अलोंग द कोस्टल एरिया ग्रो करेंगे, जहां पर आपने सीवेज डाल दिया, ये उस प्लांट की ऑक्सीजन जो कंजम्पशन है उसको कंपीट करेगा और ये ले जाएगा। राइट। दूसरा, मोर ओवर गिव द बैड स्मेल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। सो एम क्या है? एम इज टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर सो दैट इट कैन बी डिस्पोज ऑफ सेफली। So aim is to convert sewage into effluent। इफ्लुएंट किस में वर्ड पढ़ा था? इफ्लुएंट। ऐसे ना करो गुरप्रीत, है बच्चे? सेप। सेप्टिक सेप्टिक टैंक। टैंक में। राइट, सेप्टिक टैंक से जो पानी निकला था उसको हमने क्या बोला था? इफ्लुएंट। तो ऐसे ही इसका एम भी क्या है कि सीवेज को ट्रीट करने के बाद उसमें से कुछ ऐसा पानी निकले जो सेप्टेबल हो। राइट, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको नदी में डिस्पोज कर सके, जिसको समुद्र में डिस्पोज कर सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। So aim is to convert sewage into the effluent of an acceptable standard of purity which can be disposed of into the river or sea। इसीलिए गंगा को क्लीन करने के लिए गंगा के किनारे, याद है जब हम वहां गए थे एबीजीएफ में, कौन गया था एबीजीएफ में? हाँ जी सभी सर। थे? सभी थे आप जब नहीं, ऋषिकेश गए थे? 4-5 ही लोग थे। हाँ, जब हम ऋषिकेश गए थे, तो जब ऋषिकेश के आश्रम से हम बाहर गंगा किनारे जाके राइट मुड़ जाते थे, तो वो एंड तक जाते थे ना हम, हाँ जी सर। पुल की दूसरी तरफ। राइट, तो जब हम वहां जाते थे, तो जिस आश्रम में हम रुके हुए थे एंड में जाके, उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ था। अगर अगर याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ के नमो। लिए परमिशन ली थी। उसको गंगा क्लीनिंग के लिए बोलते हैं, नमो गंगा ऐसे करके कुछ है उसका ना। तो वो यही करता है कि जो सीवेज आ रहा है अंदर से, ऋषिकेश से, वो पहले गंगा में चले जाता था, अब वहां पर उसको ट्रीट करते हैं और जो इफ्लुएंट बच जाता है उसको गंगा में बहा देते हैं। राइट। तो वो बोल रहा है द स्टैंडर्ड टेस्ट विच इज एन इंडिकेटर फॉर द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सीवेज इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या होएगा टेस्ट, सोच के देखो, इमेजिन करो। तो नॉर्मली जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हम एक कंट्रोल वैल्यू को साथ में रख लेते हैं कि अगर इतना सीवेज होएगा, फॉर एग्जांपल अगर इतनी ऑक्सीजन ये सीवेज ले लेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर ये ज्यादा इससे ले लेगा तो ये सीवेज स्ट्रांग हो जाएगा, अगर इससे अमाउंट से कम लेगा तो ये सीवेज वीक होएगा। तो बीओडी क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल ऑफ सीवेज during a specified period, generally 5 days, at specific temperature, generally 20 degrees C of Fahrenheit, right, of aerobic destruction or use of organic matter by a living organism। क्या कह रहा है ये? दोबारा से पढ़ो, देखो ये क्या बोल रहे हैं। वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्सॉर्ब बाय अ सैंपल सीवेज, जो सीवेज का सैंपल है वो कितनी ऑक्सीजन ले लेगा, कितने, ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, वो पीरियड है 5 दिन का, ड्यूरिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है 20 डिग्री।
ऑफ एरोबिक डिस्ट्रक्शन, जो एरोबिक कंडीशन है मतलब वो सारी यूटिलाइज हो जाए, और यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितनी लेगा, उसको अगर कंपेयर करेंगे हम, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 दिन के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर पर कितनी ऑक्सीजन लेगा, राइट, वो उसका एक कॉमन सैंपल साइज हो जाएगा। पर अगर सीवेज लेगा उतनी देर में वो कितनी लेगा, तो हमें एक कंपेयरिंग रेंज मिल जाएगी। वो कह रहा है इट रेंजेस फ्रॉम 1 मिलीग्राम पर लीटर इन ए नॉर्मल वाटर। जो नॉर्मल वाटर है उसमें क्या होगी, 1 मिलीग्राम पर लीटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है। मगर सीवेज में क्या होगी, अप टू 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ सीवेज। सो अगर कोई सीवेज 100 मिलीग्राम से लेस ले रहा है, तो हम बोलेंगे ये सीवेज वीक है। और अगर कोई 100 से मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, तो हम बोलेंगे सीवेज स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ 1 मिलीग्राम पर लीटर लेते हैं नॉर्मल वाटर में, बस। मगर सीवेज अगर 300 लेगा तो हम कहेंगे ये वीक सीवेज है, और उससे अगर बढ़ के लेगा तो हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग सीवेज है। और 300 उसकी हायर रेंज है, इससे भी ज्यादा ले सकता है। उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी सीवेज की क्या है, that this measure oxygen equaling of that portion of organic matter in a sample which is susceptible to the oxygen by the strong chemical oxidizer। क्या कहना चाहता है यहां पर, देखो समझ आ रही है किसी को? नो सर। ये देखो क्या कह रहा है, कहता है दिस मेजर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को मेजर करेगा कितनी ऑक्सीजन ली जा रही है, इक्वलिंग, किससे इक्वल कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ आपको कंट्रास्ट चाहिए मेजर करने के लिए। अगर कंट्रास्ट नहीं होगा तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते है। नहीं कर सकते ना। एचबी के बैकग्राउंड में आपके पास कंट्रास्ट है ना कि इतना मिलीग्राम नॉर्मल है, तो ही आप उसको देख सकते हो कि ये बढ़ा है कि कम हुआ है। तो यहां पर कंट्रास्ट क्या है, एक केमिकल ऑक्सीडाइजर, कि केमिकल ऑक्सीडाइजर कितनी वो लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ये सीवेज का सैंपल कितनी ऑक्सीजन ले रहा है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कहते हैं द मेजर ऑफ ऑक्सीजन, ए मेजर ऑक्सीजन इक्वलिंग ऑफ दैट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in a sample which is susceptible to the oxidation by the strong chemical oxidizer। अगर strong chemical oxidizer डालेंगे, वो जितनी ऑक्सीजन लेगा, फॉर एग्जांपल, ऐसे ही वो उसके कंट्रास्ट में कि वो सीवेज कितनी ऑक्सीजन ले रहा है, वहां से वो डिसाइड हो जाएगा दिस इज, इस सीवेज की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजर का हमें मालूम होगा कि इतनी है। जैसे हमें उसकी मालूम है कि जो पानी है उसमें 1 मिलीग्राम पर लीटर है, सिंपल। तो जितनी ऑक्सीजन कंट्रास्ट में ये लेगा तो उसको बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर उसके बाद आता है सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड का मतलब नेचुरली सस्पेंडेड पार्टिकल की बात हो रही होगी यहां पर। द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द डोमेस्टिक सीवेज मे वेरी फ्रॉम 100 to 500 ppm। If amount of suspended solids is 100 milligram per liter, the sewage is said to be weak. If the amount is 500 milligram per liter, sewage is said to be strong। बस आपने इसको इतना याद रख लेना है कि 100 से कम होगा तो सीवेज कमजोर है, 500 से ज्यादा होगी सस्पेंशन तो सीवेज स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, राइट। डीकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक मैटर की होगी वो क्या कह रहा है कि पहला एरोबिक प्रोसेस, it is the most efficient method of reducing the organic matter in the sewage। It requires a continuous flow of the free dissolved oxygen। इसमें ऑक्सीजन हमें चाहिए जिसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स, नेमली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, नाइट्रेट्स, बाइनाइट्रेट्स, सल्फेट्स, by the action of the bacterial organism including protozoa and fungi। तो एनारोबिक प्रोसेस में हम आराम से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बस इसमें सिर्फ एक बात है, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा, राइट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा, अमोनिया, नाइट्राइट्स,
बाइनाइट्राइट सल्फेट्स, और जो स्मेल होगी वो अमोनिया और सल्फेट्स के कारण होती है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड और किस चीज में बनी थी थोड़े दिन पहले? थोड़े दिन पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी किसी चीज में, याद करो। याद नहीं आ रहा? हमने जब हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर पढ़ा था तब, याद करो। सोडियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। यस सर, आ गया याद। आ गया याद? तो ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हुआ था? पता है ये चीज हम डे टू डे घर में यूज करते हैं, डे टू डे। जब किसी को एसिडिटी होती है तो क्या पीता है वो? बच्चों, बाइकार्बोनेट सर। हाँ उसको क्या बोलते हैं? इनो। हाँ जी। इनो पीते हो कि नहीं पीते हो? हाँ जी सर। तो जब इनो पीते हो तो इनो में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, आपकी नेट्रम का। तो इसलिए जैसे ही इनो पीते हो तो क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? थोड़ी देर में ही बर्ब्स आने लग जाती है। हाँ पर उससे पहले क्या होता है? जैसे ही आप पैकेट उसमें पानी में डालते हो तो क्या होता है? बुलबुले बनते हैं। हाँ जी सर। और वो बुलबुले किसके हैं? CO2 के। कार्बन डाइऑक्साइड के। इसीलिए आप जलती हुई माचिस रखो और उसके बाद इनो का पैकेट डाल दो पानी में, या कैंडल रख दो, साथ ही बुझ जाएगी वो। क्योंकि नीचे से ऑक्सीजन नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। चाहे ट्राई करके देख लेना। माचिस जलाओ, इनो डालो, साथ ही माचिस वो जो जल रही है वो बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। और वही बर्ब्स लेके आती है, राइट। तो डे टू डे कंडीशन में यह होता है, याद रहेगा अब? यस हाँ सर। जी सर। सर आपकी सो देखो, वीडियो भी नहीं ऑन है। वीडियो ऑन नहीं है। हाँ देखो। सो एक तो हो गया एरोबिक प्रोसेस। दूसरा किस प्रोसेस से कर सकते हैं हम? एनारोबिक प्रोसेस से। वेयर द सीवेज इज हाईली कंसंट्रेटेड एंड कंटेन्स plenty of solid, the anaerobic process is highly effective, राइट। तो अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उसमें ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। सो एनारोबिक प्रोसेस करो, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसमें द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन इज मिथेन। इसमें मिथेन बनेगी, मिथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फर। इसमें भी H2 बन जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है बेसिकली। सो दिस मेथड इज स्लो एंड मोर कॉम्प्लेक्स बट एफिशिएंट, ठीक है। सो इन दो तरीकों को हम यूज करेंगे सीवेज को क्लीन करने में। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। देखो इस इमेज को अब ये सिस्टम है उसका, सीवेज सिस्टम का, कि उसको जब हम ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे। देखो सीवेज आया, सबसे पहले क्या है, हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। सबसे पहले हमने एक आयरन की बार्स लगाई, और जिसके कारण सीवेज क्या हो रहा है, उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई। ऐसे रॉड्स होंगी, 2 इंच की स्पेस होगी बिटवीन द रॉड्स, जिसके कारण उस रॉड में सारी चीजें रुक जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग कर ली। स्क्रीनिंग के बाद में क्या था? छोटे पत्थर वगैरह जो पेबल्स होंगे वो हाँ, हटाएंगे। ठीक है ना। तो हमने उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम नाम क्या रखें उस जगह का? हम इन चीजों को क्या बोल देते हैं? ग्रिट वर्ड किसके लिए यूज होता है? ग्रिट, ये मिट्टी पत्थर वगैरह के लिए। है ना। तो इसका नाम हम रख देंगे ग्रिट चैम्बर।
क्या रख देंगे? ग्रिट चैम्बर, याद रहेगा। अब इसको क्या हम चौड़ा बनाएंगे कि नैरो बनाएंगे? नैरो होगा। हाँ, इसको नैरो बनाएंगे हम, सो दैट वो नीचे सेटल होता जाए। राइट। 10 to 20 मीटर इन लेंथ। 10 मीटर मतलब कितना हो गया? 30 से 60 फुट लंबा। सो इसमें क्या होएगा? मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 फीट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में सीवेज 1 फुट जाए बस। जब इतनी स्लो जाएगा तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सैंड है, ग्रेवल्स है, वो सारा सेटल हो जाए। जब सेटल होता जाएगा सीवेज आके मूव करता जाएगा, और ऑल ग्रिट इज रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मूवमेंट ऑफ द सीवेज विद द मैकेनिकल एड। हम उसको निकालते जाएंगे और सीवेज मूव होता जाएगा। तो सेकंड इज ग्रिड चैम्बर। फिर तीसरा आएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन। अब हमने वो तो निकाल दिया, अब सिर्फ सीवेज जा रहा है। अब सीवेज की डाइजेशन का काम शुरू होएगा। तो क्योंकि वो पहला चैम्बर है जहां पर ये डाइजेशन स्टार्ट होगी, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। जैसे स्टोरेज का काम करती थी वैसे ये भी काम करेगा। तो ये बहुत बड़ा टैंक होएगा। इट होल्ड्स 1/4 और 1/3 ऑफ ए ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो क्या था? 24 आवर्स में कितना फ्लो करता है ट्वेंटी सीवेज फोर आवर्स का सीवेज। एवरेज? तो 24 आवर के सीवेज का 1/4 to 1/3 इसमें आ सकता है। ये इतना बड़ा टैंक होएगा। यहां पर सीवर स्पेंड करेगा 6 to 8 आवर्स। मूव्स वेरी स्लोली 2 फीट पर मिनट। वहां पर था 1 फीट पर सेकेंड, यहां पर 2 फीट पर मिनट। तो इसमें क्या होएगा? कहते हैं 50 to 70% ऑफ द ऑर्गेनिक मेटल सेटल डाउन। वो सेटल डाउन कर लेंगे, और जब सेटल डाउन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? स्लज। ये कब पढ़ा हमने स्लज? जब से वो पढ़ा था कि सीवेज में से ब्लैक जो मैटर निकालते हैं उसको कहते हैं। हाँ, कौन से टॉपिक में पढ़ा हमने? वाटर फिल्ट्रेशन में। है, किसमें बेटा? बेटा क्या बोल रहे हो ज्योति? बोला सर, मैं कह रही थी कि जब वाटर फिल्ट्रेशन करे थे तब। अरे वाटर फिल्ट्रेशन में स्लज कहाँ से आएगा ज्योति जी? उसमें तो पानी है। ये हमने पढ़ा था सेप्टिक टैंक में। याद नहीं? सेप्टिक टैंक काम नहीं करता जब तक हम किसी और सेप्टिक टैंक में से स्लज लाके इसमें डालें ना। यस सर, आ गया याद। याद है ना? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ होंगे, तो जो नीचे बैठ जाएगा वो स्लज है। मगर स्लज में क्या है? 50 to 70% ऑर्गेनिक मैटर। राइट। सो वो कह रहे हैं कि जब ये इतनी देर इसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में पड़ा रहेगा, थोड़ा सा बायोलॉजिकल एक्शन होएगा, जो ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो जाएगी, जो कॉम्प्लेक्स की इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। थोड़ी सी फैट है जो ग्रीस ऊपर आ जाएगी, जिसको हम रिमूव कर देंगे। राइट। तो ये है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो उसके बाद आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या आएगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले क्या था? स्क्रीनिंग। उसके बाद क्या था? स्क्रीनिंग के बाद ग्रिट क्या था? वाला। मिट्टी निकालने वाला ग्रिड चैम्बर। उसमें नैरो था, लंबा था 10 से 20 मीटर, और उसमें सीवेज बहुत स्लो मूव कर रहा था, और उसमें वो ग्रिट वगैरह नीचे सेटल हो जाती थी जिसमें रिमूव कर देते थे। तो उसके बाद आया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। राइट। जिसमें हमने स्टोर कर लिया, स्लोली स्लोली नीचे सेटल हो गया सारा, वो बन गया स्लज, और सीवेज को हमने आगे प्यूरिफाई करना शुरू किया। उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? टाइम देखो बच्चे। 45। देखो आज ही कराऊं कि कल करना है? ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं सर। कर ले पूरा। चलो देखो, ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी सेगमेंटेशन टैंक हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलेंगे? वो कहता है जो सीवेज निकल के आया
उसकी अभी भी हाई ऑक्सीजन डिमांड, तो वहां पर एरोबिक डिकम्पोजिशन चाहिए। वो कहता है एरोबिक डिकम्पोजिशन दो मेथड से हो सकती है। पहला मेथड, जो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, जो स्लो सैंड फिल्टर था उसमें हमने सैंड क्यों यूज की थी? हमने सैंड क्यों यूज की थी? एक तो वो स्क्रीनिंग का काम करेगी, और दूसरा क्योंकि सैंड में से होके जाएगा तो सैंड बहुत सारा सरफेस एरिया देगा ट्रीटमेंट के लिए। तो पानी जब क्रॉस करके जाएगा तो आपको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। याद है ना, उस पे हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही हमें अब क्या चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, सो दैट हम सीवेज को ट्रीट कर सकें। अब ज्यादा सरफेस एरिया कैसे मिलेगा? यहां पर अगर सैंड डालेंगे तो वो चोक हो जाएगा। तो यहां पर हम डालेंगे पत्थर, छोटे 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 पत्थर, और हम पत्थर का एक बेड बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीवेज को उसके ऊपर डालना शुरू करेंगे। अगर सीवेज डाल देंगे एक ही जगह पर, क्या वो स्प्रेड होएगा? सर, नहीं होएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करें? जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो रोटेट रोटेट होके डलता है, तो शायद वो यूज हो सकता है। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम, सीवेज जो जाएगा, जो पूरा का पूरा जो स्टोन का बेड है, एक एक पाइप मूव करती रहेगी जिसमें से सीवेज निकलता रहेगा, और वो पूरे स्टोन बेड के ऊपर छिड़कता रहेगा, और सीवेज ट्रिकल होके नीचे आएगा। और इन दिस प्रोसेस नीचे से हम ऑक्सीजन देंगे उसको, और वैसे भी बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, तो उसके पास इनफ ऑक्सीजन होगी जिससे वो डिकम्पोज कर सकते। क्योंकि यहां पर सीवेज ट्रिकल करके नीचे जाएगा तो उसका नाम क्या होएगा? ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। क्या होएगा? ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। तो ओके। कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 6 फीट से लेके 100 फीट तक डायमीटर हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप यूनिट क्या लगा रहे हो, कितने घरों के लिए लगा रहे हो। सो 6 फीट से लेके 100 फीट तक डायमीटर होएगा, और 4 से 8 फीट उसकी हाइट होएगी। और उसके ऊपर एक चीज मूव कर रही होगी जो स्लोली स्लोली सीवेज को सेपरेट करती जाएगी इन ऑल डायरेक्शन, और ये स्लोली स्लोली ट्रिकल होता जाएगा। तो उसका नाम होएगा ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। क्लियर है? सो देखो, जैसे हमने उसमें वाइटल लेयर पड़ी थी, इसमें भी लेयर बन जाएगी। कहते हैं क्रस्ट स्टोन से ये बनेगा। ओवर द सरफेस टू डाउन द फिल्टर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ एल्गाई फंगाई इज देयर। जब हम सीवेज डालेंगे स्लोली स्लोली, एल्गाई और फंगाई डेवलप हो जाएंगे। इसको भी यूजुअल लेयर ही बोलते हैं, जैसे सैंड फिल्टर में हम वाइटल लेयर बोलते हैं। एज इफ्लुएंट, इफ्लुएंट क्या है? जो बाहर से निकल के आया पानी, percolates through the filter bed, it get oxidized by the bacterial flora in the vital layer. रेगुलर ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम द बेस। नीचे से हम रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, हवा सप्लाई करेंगे, उसमें ऑक्सीजन है। नीचे से हम रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। द बायोलॉजिकल ग्रोथ और जो वाइटल लेयर है वो बनती रहेगी और बढ़ती रहेगी। सो डेड मैटर स्लफ हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा। कहते इट इज ए लाइट ग्रीन फ्लोकुलेंट मटेरियल विच इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ऐसे ब्रेक होके जाएगा, जैसे काई होती है वैसे होएगा, और उसको बोलेंगे ह्यूमस। द ऑक्सीडाइज सीवेज इज लेड टू द सेडिमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस सीवेज को, जिसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया है, ये कलेक्ट होके किस में चले जाएगा? अब प्राइमरी पहले था, अब किस में चले जाएगा? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब ही ये है कि वहां पर स्टोर होगा और सेडिमेंट करेगा। सो प्राइमरी से निकला, हमने उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाला जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड था, और हमने अब उसको भेज दिया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। उसमें एक वर्ड यूज होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये क्या है? एक्टिवेटेड वर्ड कहां यूज होता है? जब किसी चीज की एनर्जी बढ़ा देते हैं, मतलब कुछ एक्टिवेट चारकोल होते हैं जैसे। हाँ हाँ हाँ।
सो देखो इसमें हमने क्या किया, कहते हार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज एरिएशन टैंक। सो एक बहुत बड़ा टैंक होएगा, एरिएशन टैंक। एक्टिवेटेड का मतलब लॉट ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, वहां पर काफी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई देंगे हम उसको। कहते हैं इफ्लुएंट इज मिक्स्ड विद द स्लज फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह थे स्लज में, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में से निकला था। तो अब जो इफ्लुएंट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको मिक्स कर देंगे किसके साथ, स्लज के साथ। तो ये क्या बन गया, एक्टिवेटेड स्लज। अब इस स्लज में हम क्या डालेंगे, ऑक्सीजन। तो कहते हैं दिस मिक्सचर इज सब्जेक्ट टू एरिएशन फॉर अबाउट 6 to 8 hours बाय मैकेनिकल एजुकेशन फॉर बाय पंपिंग कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द बिलो। ये ऑक्सीजन आती रहेगी इसमें। इसमें क्या होएगा फिर, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड स्लज। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीजन को यूज करेगा और डिकम्पोज हो जाएगा। सो ऑल द टाइफॉइड एंड द कॉलेरा कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड, यहां पर सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, सो जो एक्टिवेटेड स्लज है ये ऑक्युपाई करेगा लेस स्पेस। सपोज एक एकड़ इज इक्वल टू 10 एकड़ ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। अगर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का आपने लगाना है तो जहां 1 एकड़ जगह चाहिए, ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए 10 एकड़ चाहिए। याद रहेगा। तो दो कौन से प्रोसेस हैं, एक तो ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, दूसरा एक्टिवेशन स्लज। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में हमने स्टोन बेड लगाया, उसके ऊपर जो सीवेज है उसको स्प्रेड किया और नीचे से ऑक्सीजन दी हमने। अब उसके लिए जगह चाहिए। दूसरा क्या है, जो इफ्लुएंट आया उसमें हमने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से स्लज निकाल के डाल दिया, फिर उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दी। उस ऑक्सीजन के साथ उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई और उसने टाइफॉइड और कॉलेरा सबको मार दिया और वो कंप्रेस भी हो गए। और उसने कम स्पेस ली, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कितनी सारी चीजें ऑर्गेनिक मैटर है जो ब्रेक डाउन हो गई, तो उसने स्पेस भी कम ली और इस यूनिट ने भी स्पेस कम ली। फिर हमने उसको डाला सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। द ऑक्सीडाइज्ड सीवेज फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस इज डिटेन फॉर 2 to 3 hours. So this is known as activated sludge as it is fully aerated, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमने डाल दी। देन उसके बाद है स्लज डाइजेस्टर। अब जो स्लज बन गया है उसमें क्या है, स्लज में बहुत सारा पानी है। 95% जो स्लज में है वो पानी है और उसकी बहुत ज्यादा स्मेल। तो इसलिए हम एक प्रोसेस और बीच में डाल देंगे कि हम इसके आगे क्या डाल दें, स्लज डाइजेस्टर, जिसका काम है स्लज को भी डाइजेस्ट कर लेना। वो कहता है 1 million gallon ऑफ द सीवेज प्रोड्यूस 15 से 20 टन ऑफ स्लज। 1 million gallon ऑफ द सीवेज 15 से 20 टन ऑफ स्लज बना देता है, विच इज ए मेजर प्रॉब्लम टू डिस्पोज ऑफ। क्यों, क्योंकि ये काले रंग का बहुत रिवोल्टिंग स्मेल ऑर्डर वाला होता है। आपने जो गटर में से निकलता देखा है, ये वो स्लज है। कहते हैं नंबर ऑफ मेथड इसके लिए यूज होते हैं इसको डिस्पोज करने के लिए। फर्स्ट इज डाइजेशन। इफ स्लज इज इंक्यूबेटेड अंडर फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर एंड पीएच, इट अंडरगोज एनारोबिक ऑटो डाइजेशन। अगर हम डाइजेस्टर में डाल देंगे उसको और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे, मगर हम प्रॉपर टेम्परेचर पीएच देंगे, तो ये स्लज डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेस्ट होने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। इट टेक 2 to 3 फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, और इसकी जो स्मेल थी वो खत्म हो जाएगी। और ये किस में बदल जाएगा, एक टारी मड में, जो कि एक्सीलेंट मैन्योर है। सो इट इज कैरिड डाउन इन ए स्पेशल टैंक, जिसको बोलते हैं स्लज डाइजेशन टैंक। इसमें मीथेन गैस बनेगी जो कि लाइटनिंग के लिए यूज हो सकती है। अदर मेथड ऑफ डिस्पोजल इज सी डिस्पोजल या कंपोस्टिंग। तो ये हम कल करेंगे। अरे खत्म ही हो गया ये तो, रुक जो, फिर आज ही खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद है कि जो इफ्लुएंट बचा उसको हमने कैसे डिस्पोज किया। कहते डिस्पोज बाय द डिल्यूशन इनटू द रिवर, इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय द रिवर बैक्टीरिया। जो बच जाएगा वो रिवर के बैक्टीरिया खत्म कर देंगे। मगर बेस्ट क्या है, कहते बेस्ट क्या है, इट शुड बी क्लोरीनेटेड सो दैट ऑल द डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया गेट
कि सबसे बेस्ट है हम उसको क्लोरिनेट करें। इफ सुटेबल लैंड इज अवेलेबल देन द इफ्लुएंट इज यूज फॉर द इरिगेशन प्रोसेस, उसके लिए भी हम यूज कर सकते। अदर मेथड है सी आउटफॉल, जैसे समुद्र में बहा दो या रिवर आउटफॉल बहा दो, मगर वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अभी विदाउट ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ऑक्सीजन लेगा अभी भी, क्योंकि उसमें है। फिर उसके बाद है सीवेज फॉर्मिंग लैंड ट्रीटमेंट एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये दो चीजें हैं, ये आप पढ़ना है एक बार, और अगर आपको लगे नहीं समझ आ रहे तो मेरे से बात करना, क्योंकि मेरा एक आ गया बिल्कुल पीक पॉइंट कि और नहीं होगा, ये हम कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कर ही दें यार। ये देखो क्या है, पढ़ो एक बार। कहते हैं सफिशिएंट एंड सुटेबल लैंड इज अवेलेबल, जिसे बोलते हैं पोरस लैंड, सीवेज कैन बी अप्लाइड आफ्टर रिमूवल ऑफ द ग्रिट एंड स्क्रीनिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ सेटलमेंट। द एकड़ ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड टू टीच द सीवेज फॉर 100 to 300 पीपल, जिसे बोलते हैं लैंड ट्रीटमेंट, राइट। तो अगर सीवेज है तो 100 से 300% के सीवेज को ट्रीट करने के लिए नेचुरली इसके लिए जगह जमीन कैसी चाहिए, जो पोरस हो, पानी को रोकती ना हो, क्ले की बनी ना हो। सो लैंड इज फर्स्ट लेड इनटू द रिजेस एंड फरोज। तो लैंड को क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, रिजेस एंड फरोज में बना देंगे उसको ऐसे। देन सीवेज इज फेड इन फरोज इंटरमीडिएटली, और बीच वाली उसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर देंगे। The crops that are found suitable to grow are those which do not come in contact with the sewage and unlikely होना चाहिए, unlikely to be eaten raw। वहां पर हम ऐसे ही क्रॉप लगा सकते हैं जो एक तो सीवेज को टच ना करती हो, दूसरा उसको हम रॉ ना खाते हो। सो फॉडर ग्रास पोटैटो सीम टू बी द मोस्ट पेइंग क्रॉप्स। यहाँ पर फॉडर ग्रास जो हम चारा डालते हैं वो, जब पोटैटोस हम यूज कर सकते हैं। बट शुगर केन, कुकुम्बर, टमाटो, अनियन शुड नॉट बी ग्रो, क्योंकि आलू तो नहीं खाते हम कच्चे। तो ये नहीं है कि शुगर केन का उगा दें, कुकुम्बर उगा दें, टमाटो अनियन वो कर दें, वो नहीं कर। द फॉर्म शुड बी अंडर कॉम्पिटेंट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस, और रेनी सीजन में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। समझ आ गया क्या है, कि एक लैंड ली जो पोरस है उसको फरोज में ऐसे कन्वर्ट कर दिया उस लैंड को, उसके टूल्स आते हैं। उसके बाद जो फरो है उसमें हमने सीवेज छोड़ दिया, और जो ऊपर वाला भाग है, राइट, जो ऊपर वाला भाग है उसमें जो रिज है उसमें हमने सब्जी वगैरह कुछ लगा दी। सब्जी कैसे होनी चाहिए, जो हम रॉ नहीं खाते और जो जमीन के अंदर रहे, वो सीवेज के कांटेक्ट में ना आए। तो उसके लिए जो कहता है जो बेस्ट है वो पोटैटो या फॉडर ग्रास है, मगर हम कुकुम्बर, टमाटो, अनियन, शुगर केन ये नहीं लगा सकते। दूसरा है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन होगी, पॉन्ड मतलब पॉन्ड, सीवेज को हम पॉन्ड की तरह छोड़ देंगे। तो नेचुरली धूप पड़ेगी, हवा चलेगी, उससे ऑक्सीजन डिसॉल्व होएगी, राइट, और स्लोली स्लोली विद द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्गी, वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे और इसको डिकम्पोज करेंगे। सो ये एक नेचुरल वे है, पर ये लॉन्ग प्रोसेस है उसको ट्रीट करने का, मगर इसमें न्यूसेंस भी होगी। एंड द चीप मेथड ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट नोन बाय मेनी नेम, इसके नाम देखो, ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी है, रिडॉक्स पॉन्ड भी है, और सेवेज लुगून्स भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी नाम आ गया तो ये हो जाए। द टर्म वेस्ट स्टेबलाइजेशन इज मोर अप्रोप्रिएट। Waste include both sewage and industrial waste. Over 50 pound of are working all over India, largest in Bhilai, where it serves the population of 1 lakh person. काम सिंपल कि हमने वैसे ही छोड़ दिया, हवा चल रही है, धूप आ रही है, और ऑक्सीजन वैसे ही इन्वायरमेंट में है, और स्लोली स्लोली वो डिकम्पोजिशन होते रहेगा, मगर इट विल क्रिएट ए न्यूसेंस और प्रॉब्लम। क्लियर है? हाँ जी सर। अगर क्लियर है तो जैसिका, जैसिका तुम लेट आई थी? ओए जैसिका,
चलो सभी माइक, फटाफट माइक ओपन करो सभी, एक एक करके बताओ। फर्स्ट प्रोसेस, ज्योति तू स्टार्ट कर ले ऊपर से। पूरे प्राइमरी प्रोसेस, स्लाइड सबसे पहला ट्रीटमेंट, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या था? स्क्रीन लगाएंगे। स्क्रीन लगाएंगे, बस। सांची? ग्रिट टैंक ग्रिड चैम्बर। जेसिका? चैम्बर। प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेगमेंटेशन टैंक। उसमें क्या होएगा स्लोली स्लोली? बन जाएगा। सेगमेंटेशन होएगी, और क्या बन जाएगा उसमें? स्लज। प्राइमरी फ्लड। राइट कशिका, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चले जाएंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो मेथड कौन से थे? एक ट्रिकलिंग वाला, एक एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिव स्लज। क्या बोलते हैं उसको गुरप्रीत? ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में क्या था? सर उसमें और स्टोन्स की लेयर बनाएंगे तो उसकी लेयर थी, और और उसके उस ऊपर हमने सीवेज को क्या किया था? फिल्टर किया था वहां से। फिल्टर नहीं किया था, हमने स्प्रेड किया था उसको, सीवेज को, जिसके कारण वो फिल्टर हुआ था, और सरफेस एरिया बढ़ गया और ऑक्सीडेशन हुई। और नीचे से हमने क्या भेजी? सहज क्या भेजा नीचे से उसमें से हमने? एयर। एयर, ऑक्सीजन, राइट, हमने उसमें डाला। तो इसके लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए। सानिया, फिर हमने छोटी स्पेस करने के लिए क्या किया? सानिया? जैसिका, क्या किया हमने? यशिका? कुमकुम, क्या किया हमने? सर उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, हमने क्या किया था वहां पर? क्या आया था जब हमने कम स्पेस में वही काम करने की कोशिश की? याद जैसिका? नहीं आ रहा सर। जैसिका? कशिका? वो एक्टिवेटेड स्लज वाला। एक्टिवेटेड सर्कुलर प्रोसेस, राइट, हमने दबा के ऑक्सीजन डाली उसमें, तो उसको थोड़ा टाइम दिया, वो ऑटो डाइजेशन में चला गया, और सारा का सारा डाइजेस्ट होने में चला गया, उसकी साइज भी कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। तो हमने सारा स्लज किस में डाला? स्लज डाइजेस्टर में, और उसको बिल्कुल कंपैक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें 95% वाटर ही था। तो अब इसमें से पानी निकाल के पीछे बहुत थोड़ा रह गया, जो मैन्योर की तरह यूज हुआ, उसमें से निकली मीथेन, उससे बनाई हमने रोटियां। और दूसरा इसके बाद क्या था? हमने ऑक्सीडेशन बॉन्ड यूज किया, और दूसरा फार्मिंग की उसकी। फार्मिंग में हमने ऐसे ऐसे रिजेस बनाई, बीच में सीवेज डाला, ऊपर सब्जियां उगाई। सब्जी वो होनी चाहिए जब हम कच्ची नहीं खाते और सीवेज के कांटेक्ट में नहीं आए। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन बॉन्ड सिंपल था, अपने आप नेचर करती रहेगी, हम उसे छोड़ दें, मगर वो कोई इतना अच्छा प्रोसेस नहीं। ठीक है बच्चों? हाँ थैंक यू जी सर। सर। चलो इसको एक बार पढ़ लेना।